हे गाइस व्हाट्सअप, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीकेजी डेक्स्टर जोन। तो गाइस आज हमारा डे 3 है डीकेजी पीआरटी सीरीज का। सो हम अकाउंट्स का टर्न है, जैसा कि हमें पता है। तो जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो हम अकाउंट्स को ही करेंगे, ठीक है। यूनिट 3 है हमारी, ये पोर्शन हम कर चुके थे। एक्सेप्टेंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक्रूवल मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एनुअल रिपोर्ट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। नाउ अब हम बात करते हैं एक्रूड असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी और रिवेन्यू की। तो गाइस इसको जरा ध्यान से समझना। ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही भारी भी है अगर हम समझे तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो जरा। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है दो चीज़ें ध्यान रखनी पहले आपको। इसको सबको छोड़ो, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंसेस। मैंने उस दिन में बताया था इनकम में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहले एक्सपेंसेस समझो, एक्सपेंसेस जल्दी समझ आता है। प्रीपेड, जो हमने पहले ही दे दिया, अभी हमें खर्चा नहीं करना था लेकिन हमने पहले ही खर्चा कर दिया, आगे का भी कर दिया। या फिर दूसरा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब हमने कोई चीज़ खरीद ली है लेकिन अभी उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है। खर्चा इनकर हो गया, मतलब हमने कोई सामान खरीदे, लेट्स से स्टेशनरी खरीद ली मगर उसके पैसे नहीं दिए, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गई। अभी स्टेशनरी खरीदी नहीं, पहले पैसे पहले ही दे दिए, वो क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। समझ आई कहानी। ऐसे ही यहाँ पे इनकम जो है, हमने अभी हमने इनकम कमा ली है, हमने इनकम अर्न कर ली है लेकिन वो आई नहीं, तो क्या बोलेंगे, एक्रूड। अब बहुत ही ट्विस्ट वाली बात बता रहा हूँ जो आपको पूरे सीए में लास्ट तक कंफ्यूज करेगी अगर आपने क्लियर नहीं करी इस बात को, तो ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया, इनकम हमने कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड एक्रूड। लेकिन इनकम हमने कमाई नहीं बट रिसीव हो गई, दैट इज नॉन अनएक्रूड। समझ आई कहानी। भाई अगर इनकम कमा ली और मिल गई तो इनकम होगी ना, बात खत्म। एक्सपेंसेस इनकर हुआ हमारा, यानी हमने कोई चीज खरीदी और पैसे दे दिए, एक्सपेंस हो गया, बात खत्म। कहानी कहाँ आ रही है, एक चीज हो गई है दूसरी नहीं हुई है। खर्चे के केस में क्या होगा, इस हाथ खर्चा करना उस हाथ पैसे देना। तो हमने यहाँ क्या करा, खर्चा करा पैसे नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पे हमने खर्चा किया ही नहीं, पहले ही पैसे दे दिए, प्रीपेड हो गया। आमदनी के केस में क्या होगा, भाई आमदनी करी, पैसे मिल गए, बात खत्म। लेकिन हो क्या रहा, दोनों केस में एक चीज नहीं हो रही, यानी कि आमदनी करी मैंने लेकिन मिली नहीं, एक्रूड। आमदनी की ही नहीं मैंने, मिल पहले गई, दैट इज एन एक्रूड। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये बात। अगर नहीं हुई है तो पीछे रिवाइंड करें वीडियो को और ध्यान से देखें क्या बोला मैंने। अब देखो इन चीज को समझो। अब क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म में क्या कर रहे हैं, जो एक्रूड वर्ड है ना, इसको यूज कर रहे हैं हर जगह, इसको यूज कर रहे हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में भी, एक्सपेंसेस के। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आइए कहानी। अब इसमें देखो ये एक्रूड वर्ड यूज कर रहा है। अब जहां पे इसने वर्ड यूज करा एक्रूड इनकम, वहां तो क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई, एक्रूड इनकम हो गई हमारी। यानी कि जो मैंने बताया भाई, क्या बताया मैंने यहाँ पे, मैंने बताया कि भैया इनकम कर तो ली हमने बट रिसीव नहीं हुई है ना। तो वही लिखा है, द इनकम विच ए कंपनी हैज अर्न, जिसने, हम कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कंपनी जिसने अर्न कर ली है, बट हैज नॉट कलेक्टेड, मिली नहीं है अभी, कलेक्ट नहीं की गई, तो दैट इज नोन एज एक्रूड इनकम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्रूड रिवेन्यू हम बोलेंगे, रिवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। एक्रूड वर्ड को एक्रूड असेट्स पढ़ेंगे, एक्रूड एक्सपेंसेस पढ़ेंगे, एक्रूड लायबिलिटी पढ़ेंगे, एक्रूड रिवेन्यू पढ़ेंगे, या एक्रूड इसी को इनकम, ठीक है। ध्यान रखना ये बात। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्रूड इनकम हमने पढ़ ली या एक्रूड रिवेन्यू हमने पढ़ लिया, दोनों बात एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ अब ये जो एक्रूड इनकम है ना, जब बैलेंस शीट में हम डालते हैं तो एक बैलेंस शीट में करंट असेट्स का टॉपिक होता है, ठीक है। करंट असेट्स, तो एक करंट असेट्स के रूप में दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, वही लिखा मैंने, इट इज सोन अंडर द करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट, बीएस मतलब बैलेंस शीट। और चूंकि करंट असेट्स में दिखाई जाती है एक्रूड इनकम, इसलिए इसको कभी कभी हम एक्रूड असेट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि करंट असेट्स के अंदर आ रही है तो इट इज नोन एज करंट असेट्स। तो अलग अलग कुछ भी नहीं है, बस ये करंट असेट्स एक हेडिंग होता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर, जिसके अंदर हम एक्रूड इनकम लिखते हैं, और एक्रूड इनकम को ही हम एक्रूड असेट्स बोल सकते हैं, बिकॉज इनकम हैज बिकम असेट्स जब हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं उसको, ठीक है। नाउ अब एक्रूड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हम पहले ही समझे। अब मैंने बताया था ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग यूज नहीं कर रहा वर्ड, ये क्या कर रहा है, ये सॉरी, ये एक्रूड वर्ड यूज नहीं कर रहा, ये
सॉरी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे अनएक्रूड यूज नहीं करा, इसको ये बात नहीं की गई यहाँ पे इसकी बात की गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, इसकी बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब भाई हमने खर्चा कर लिया, पैसे ही नहीं दिए, है ना। भैया हमारे जो ऑफिस में स्टाफ रहता है उसकी सैलरी ड्यू हो गई, हमने पेमेंट ही नहीं किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। स्टेशनरी खरीद लाए, पैसे नहीं दे पाए, आउटस्टैंडिंग हो गई स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, है ना। तो एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बात बिल्कुल ध्यान से रखना। अभी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक्सपेंसेस विच कंपनी हैज नॉट पेड बट गुड्स और सर्विस हैज बीन रिसीव्ड, वही हमने काम ले लिया बट पैसे नहीं दिए, तो इट इज ए काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आर शोन अंडर द करंट लायबिलिटी। जैसे करंट एसेट्स में दिखाया जाता है, करंट एसेट्स हेडिंग होता है उसके अंडर में दिखाया जाता है, ऐसे ही ये करंट लायबिलिटी के अंडर में दिखाया जाता है एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आप पढ़ोगे जब फाइनल अकाउंट हम पढ़ेंगे तब आई विल ट्राई टू कोरिलेट इट, एक एक चीज क्लियर होगी, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कह रहा कैन बी कॉल्ड एज एक्रूड लायबिलिटी, जब हमें पता है हमारी बैलेंस शीट की अगर हम बेसिक कहें या लायबिलिटी साइड होगी या एसेट साइड होगी, यहाँ पर बेसिकली हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी, मतलब पहले हम इनको फिक्स लायबिलिटी बोलते थे एक तरीके से, फिक्स नहीं मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हैं, फिर करंट लायबिलिटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होती थी पहले, अभी नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं इनको, और ये क्या होगी करंट एसेट्स हो गई। तो मैंने बताया यहाँ पर तो जो आएगा करंट एसेट्स के अंडर में क्या आएगा आपका एक्रूड एसेट्स या एक्रूड इनकम, और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इधर आएंगे ना लायबिलिटी साइड में, इनकम इधर आएगी एसेट साइड में, तो यहाँ एक्रूड वाला यहाँ एक्रूड वाला, क्लियर। अब चूंकि ये लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो उसे प्यार से क्या बोलते हैं एक्रूड लायबिलिटीज भी बोल दे रहे हैं, और चूंकि ये एसेट साइड में आ रहा है तो प्यार से इसे एक्रूड एसेट्स भी बोल दे रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो आगे चलते हैं। नाउ एडवांस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एडवांस का मतलब तो आपको पता है पेमेंट, अगर हमने एडवांस दे दिया है तो वो एडवांस कहलाया जाएगा। रिसीट अगर हमें किसी से एडवांस आई तो वो भी, बस ध्यान रखिए दोनों अलग अलग है। पेमेंट मेड का मतलब है हमने किसी को पेमेंट कर दिया एडवांस, अब एडवांस पैसा दे दिया, और किसी से आया है तो अगर हमने किसी को पैसा एडवांस दे दिया मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, और किसी से हमें पैसा आया है तो मतलब हमने क्या कर दिया बोरोइंग कर ली। क्लियर है ये बात, ये क्या हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मुझे रिटर्न दोगे ना, आप कुछ तो ब्याज दोगे, दैट इज पेमेंट मेड इन एडवांस, दैट इज नोन एट इन्वेस्टमेंट। और रिसीट अगर हमने कर लिया किसी से तो क्या हो गई बोरोइंग हो गई, हम उसको ब्याज देंगे। बिजनेस में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, देयर इज नो फ्री लंच। नाउ एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, ये बेसिकली जो हमारा P&L अकाउंट होता है उसी का एक पार्ट होता है। तो बेसिकली जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए, उसको बांटने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है कुछ पोर्शन, हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें डिविडेंड नहीं देना बल्कि हमें बोनस शेयर देने हैं, तो बेसिकली क्या होता है ये अकाउंट बनाया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो 2 में प्रॉफिट आता है तो इधर आएगा, लेट से हम ये अकाउंट बना लेते हैं P&L अकाउंट, तो इधर हमारा डेबिट इधर क्रेडिट, तो यहाँ हमारा बैलेंस बचा, तो हम इस बैलेंस को यहाँ पे लाएंगे और फिर जितना हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है यहाँ लिखेंगे, और जितना हमें क्या लिखना बोनस इशू करना है यहाँ, और जितना हमें डिविडेंड अगर किया है तो ये, और उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा यहाँ पर वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो दिस इज नोन एज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज ए काइंड ऑफ यू नो पोर्शन और सेक्शन ऑफ P&L अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। कोई भी क्वेरी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेरी हो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नहीं चाहता कि क्वेरी के साथ आप चैप्टर को बंद करें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी क्वेरी इन डिटेल, ओके। नाउ बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की और वेटेड एवरेज कॉस्ट की। टर्मिनोलॉजी चल रही है अभी। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, जब हम फंड रेज करते हैं ना कंपनी के अंदर, मैं डिटेल में बताऊंगा जब शेयर कैपिटल वाला आपका चैप्टर आएगा ना जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर डिटेल में आपको ये बताऊंगा। बट फिर भी जब हम कैपिटल रेज करते हैं ना, फंड रेज करते हैं कंपनी के लिए, तो हो सकता है हम फंड रेज कर रहे हो इक्विटी शेयर इशू करके, हो सकता है हम डिवेंचर इशू करके फंड रेज कर रहे हो सकता है हम प्रेफरेंस शेयर इशू करके फंड रेज कर रहे हैं। भाई हम शेयर देंगे, बंदा आगे वाला पैसे देगा, तो हमारे पास चॉइस है कि क्या हम इक्विटी शेयर इशू करके पैसे लें, क्या हम क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लें, क्या हम डिबेंचर इशू करके पैसे लें। तो ये बात किस पे डिपेंड करेगी, चॉइस। ऐसा थोड़ी ना कुछ भी कर लेंगे हम सोचेंगे कि भाई कॉस्ट कितनी लग रही है। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं कि हमें पेन भी खरीदना है, पेंसिल भी खरीदनी है, और एक जो है जेल पेन खरीदना है, तो हम प्रेफरेंस तो कंसीडर करते ही हैं, बट पहली बात हमें लिखने को कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम ये देखते हैं यार सबसे सस्ती कॉस्ट किसकी आ रही है और जो रीजनेबल है, तो हम तीनों की कॉस्ट देखेंगे और उस हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हमने तीनों लिए हैं तो हम एवरेज कॉस्ट जोड़ेंगे क्या है, तो वही एवरेज कॉस्ट है या वेटेड एवरेज कॉस्ट है। तो बेसिकली कह रहा है कि पहले हम इसको देखते हैं,
हमने क्या करा, हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने अगर हमें थोड़ा थोड़ा, तो हमने यहाँ पे लेट्स से इक्विटी शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये डिवेंचर हो गए हमारे, इनका वेट यानी इक्विटी शेयर से हम कितना ले रहे हैं। लेट्स से ये हमारा जो है 2 लाख रुपए का है। पहले अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और बनाना गाइस अमाउंट का, जो मैं भूल गया, ये सोर्स है। या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इक्विटी का कितना, प्रेफरेंस का कितना, इसको हटाओ, इक्विटी कितना है और डिवेंचर का कितना है। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, मान लो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, जो भी लिखना है। फिर उसका वेट, वेट कैसे निकलेगा, टोटल निकाला यहाँ पे, मान लो 10 आ गया, और यहाँ पे लेट्स से 2 लाख लिखा हमने, 4 लाख लिखा, और यहाँ पे 6 लाख लिखा, तो इसका वेट कितना हो गया, इसका 0.20 हो गया, और इसका वेट कितना हो गया 0.40 हो गया, इसका पॉइंट कितना 60 हो गया। तो 100 एक आ जाएगा, या मतलब 100% है ना। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता है, इक्विटी शेयर की कैपिटल वो हम निकालेंगे कितनी होगी, लेट्स से 7% हो गई, और इसकी 4% हो गई, इसकी 3%, ये ऐसी ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। ये हम जोड़ लेंगे, इसका फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका आपस में, और जो भी आएगी दैट इज एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेटेड कॉस्ट। ये अब देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, टोटल कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम ऑल सोर्सेज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द वेटेड देयर ऑफ। यहाँ पे हमने वेट भी कंसीडर कर लिया, कॉस्ट ये रही, वेट ये रहा, तो इन दोनों को कंसीडर करके जो आया क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट। इसी को हम एवरेज वेटेड कॉस्ट बोलते हैं। और जब हम फाइनेंस में जाएंगे, आप सीए इंटर में जाओगे, तो इंटरमीडिएट में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, कॉस्ट ऑफ डेट को हम के डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम के पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को के आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो उन सबको लिख के ऐसे कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अब एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में भी आता है, जो आपको ऐसे, यानी कि ये भी एवरेज कॉस्ट था, ये भी एवरेज कॉस्ट था। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, जब ये जो है मैंने लिखा इट मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइटम एज वेल, किसी आइटम की, एक आइटम की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम एज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर के जो ऑल आइटम है उन सबकी कॉस्ट को अप्लाई करके जो है जो कॉस्ट निकाली जाती है दैट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। और अगर उसके वेट को भी कंसीडर कर लिया जाए तो वो आएगी हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बैड डेट, वो डेट जो बैड बन चुका है, जो अब रियलाइज नहीं किया जा सकता, इज नॉन बैड। तो मैंने लिखा डेट विच हैज बिकम डेट। भाई मैंने उधार दिया है तो मेरी पूरी उम्मीद है ना आप उधार मुझे पैसे वापस दोगे। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार ये उधार नहीं मिल सकता, उस दिन वो क्या हो गया, डेट बैड बन गया ना मेरे लिए, तो बेकार हो गया, नॉट रिकवरेबल, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैड डेट। समझ आ गई बात। अब तो आपने देखा होगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो बेसिकली जब बिजनेस करते हैं हम, तो हमें कुछ ना ट्रेंड के हिसाब से एज्यूम्पशंस लेनी पड़ती हैं। लेट्स से मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। अब जब फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि 5% जो है डेट जो है बैड डेट बन गया, ध्यान है। तो वो मुझे इसलिए पता चला है क्योंकि 5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि यार जितना भी मेरा डेट होता है ना, टोटल का लगभग 4-5% नहीं मिलता। कोई मर जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है शहर, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई बिजनेस ही बंद कर देता है। तो इस कारण में जितना भी मेरा डेट है ना, ऑनेस्ट डेट, ट्रू डेट, वो भी बैड बन जाता है। बिकॉज देयर आर सम पीपल इन सम अदर विच आर नॉट एबल टू पे द डेट बैक। तो इसीलिए मैं कंसिडर करके चलता हूँ यार इतना तो डूबेगा ही, इतना तो नॉन रिकवरेबल हो गई। दैट्स वाई P&L अकाउंट में आप ये परसेंटेज देखने को मिलती है। बाकी जब मैं फाइनल अकाउंट बताऊंगा तो वहाँ पे कोरिलेट करूंगा सब चीज। आई होप समझ आ गया होगा बैड डेट क्या होता है। बैलेंस शीट देखो, जो भी लिखा ना आप उसको बिल्कुल मीनिंग देखो। सीट ऑफ बैलेंसेस, बैलेंसेस की जो सीट होती है उसी को हम बैलेंस शीट बोलते हैं, सिंपल। मैंने लिखा भी है सीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, सारे अकाउंट। क्या क्या अकाउंट, हमारे एसेट्स के अकाउंट, हमारे लायबिलिटी का अकाउंट, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे मिलके बैलेंस शीट बना देंगे। इट इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट व्हिच हैज टू ब्रॉड हेड्स नोन एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्दर दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड नॉन कर, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बैलेंस शीट। डिटेल में हम पढ़ेंगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आज टाइम बहुत कम मिला बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए मैंने एक छोटी वीडियो बनाई। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सुझाव है, किसी भी तरीके की आप एडवाइस मुझे देना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। और आज मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कल पहले से ही वीडियो बना लूँ, मतलब जब भी टर्न आएगा इसका परसों, तो आपको पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है। कैसी लग रही है आपको वीडियो गाइस मुझे ज़रूर बताएं। हालांकि छोटी बन रही है, कम टाइम दे पा रहा हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा टाइम दूँ और पूरी अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। बट मैं चाहता हूँ कि इस बार आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है,
आपके सब्जेक्ट्स के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, डिटेल में आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज एक चीज और, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है यार, वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत लगती है, आप लाइक तो करो, मुझे एनकरेज तो करो थोड़ा सा, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूँ इसके ऊपर। लाइक करो यार, लाइक तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों में शेयर करो, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले। कमेंट भी करो। आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हो, पता नहीं क्यों, ठीक है। प्लीज डू इट गाइस, डू इट, आई नीड योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सजेशंस इफ यू हैव। एंड मैं कभी 1-2 दिन में जो है एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म भी बनाऊंगा। थोड़ा सा स्टफ हो जाए हमारे पास 1 वीक का, ताकि डिस्कशन जो भी हमने पढ़ा है उसको हम डिस्कस वहाँ पे करेंगे। कोई भी किसी का भी डाउट किसी भी तरीके का तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। पहले आपस में आप सब क्लियर किया करना, उसके बाद मैं उसको रिप्लाई करके क्लियर करूँगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो गाइस, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।